हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे सीपीयू के बारे में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अभी हार्डवेयर वाला पोर्शन आपका जो चल रहा है दैट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो हार्डवेयर साइड ही अभी हम डिस्कशन वाला लास्ट डिस्कशन को ही कंटिन्यू कर रहे हैं हम कम्प्लीटली। तो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है आपका ब्रेन, दैट इज सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो कंप्यूटिंग प्रोसेस है वो आपका होता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो जो आपका जो प्रोसेस है, सेंट्रल थीम है, वो क्या है? प्रोसेसिंग का सीपीयू है। अगर कोई माइक्रो प्रोसेसर भी बोल दे तब भी सीपीयू ही है, क्योंकि सीपीयू की सभी कंपोनेंट्स जब एक चिप पर हो जाते हैं तब वो माइक्रो प्रोसेसर होता है, लेकिन वो भी सीपीयू होता है। माइक्रो प्रोसेसर है जिसे एमपीयू बोलते हैं उसको। तो आज का पूरा कंप्लीट डिस्कशन हमारा है सीपीयू के बारे में। अब सीपीयू का बेसिक काम अगर हम कहें, सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अगर बोले तो ये पूरा ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है। तो इट सुपरवाइजेज ऑल द कंप्यूटर ऑपरेशंस, इट प्रोसेसेस ऑल द कंप्यूटर ऑपरेशंस, सभी ऑपरेशंस को यही परफॉर्म करता है। इनपुट मिलती है, इनपुट डिवाइसेस से, इनपुट यूनिट से इनपुट जो प्राप्त होता है इसको, उसकी प्रोसेसिंग करता है, देन आफ्टर आउटपुट जनरेट करता है ये कंप्लीट। और स्टोर भी होता है, स्टोरेज यूनिट का भी रोल होता है इसमें सीपीयू में। तो सीपीयू में जो कंपोनेंट्स है उसके बारे में हमारा डिस्कशन है। तो सीपीयू का ओवरऑल कोऑर्डिनेशन ही इसका कंप्लीट मेन रोल है, सुपरविजन ही है, कंप्लीट प्रोसेसिंग ही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ये कंप्लीटली। तो इसके 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं सीपीयू के। एएलयू दैट इज़ अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू दैट इज़ कंट्रोल यूनिट, और रजिस्टर दैट इज़ वर्किंग मेमोरी ऑफ द सीपीयू। ये 3 चीज़ें हैं इसके पास। तो वन बाय वन सबके बारे में जानते हैं। एएलयू का क्या काम होता है आपका? जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, एएलयू परफॉर्म करता है अर्थमेटिक ऑपरेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस। अर्थमेटिक की कैटेगरी में आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, शिफ्टिंग, ये सब चीज़ें अर्थमेटिक में आ जाता है। जितने भी ऑपरेशन है, ट्रांसफ़र ऑफ डेटा, ये भी अर्थमेटिक की कैटेगरी में, शिफ्टिंग से आता है कंप्लीट। ये सब पूरा अर्थमेटिक में है। तो इसके जो भी लॉजिक कॉम्बिनेशनल सीक्वेंशियल सर्किट्स बनते हैं इसके कंप्लीट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कंप्लीटली, वो अर्थमेटिक यूनिट के लिए एक ब्लॉक होता है। और दूसरा कंपोनेंट इसका होता है एएलयू का आलू जिसको बोलते हैं, लॉजिक यूनिट। लॉजिक यूनिट में क्या ऑपरेशन परफॉर्म होता है? जैसे बहुत सिंपल सा लॉजिक है आपका, लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू। फिर इसके अलावा बिट वाइज ऑपरेशंस कुछ होते हैं, या फिर लॉजिकल एंडिंग होती है, लॉजिकल ऑरिंग, लॉजिकल एक्सॉरिंग, ये सब ऑपरेशंस होते हैं इसमें। कॉम्प्लीमेंट होता है ऑपरेशन, निगेट करना होगा, ये सब पूरे कंप्लीट ऑपरेशंस जो होते हैं सेटअप, कंपैरिजन वाले जितने ऑपरेशंस या ट्रू फॉल्स से रिलेटेड काफ़ी ऑपरेशंस होते हैं जो लॉजिकल यूनिट में होता है। तो ये पूरा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का पूरा काम है कंप्यूटर के बेसिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करना। ठीक है, तो ये परफॉर्म करेगा तो और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, मेमोरी की भी ज़रूरत पड़ेगी और सब चीज़ों की, तो वो अभी फर्दर डिस्कशन में आपका आएगा। तो मेनली इसको बोल सकते हैं इट इज़ एएलयू यूनिट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का जो एएलयू पोर्शन है, एएलयू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए जिम्मेदार होता है। देन सेकेंड वन इज़ द कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट होता है आपका नर्व सिस्टम बोल सकते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी में नर्वस सिस्टम हमारा होता है, सब चीज़ें कंट्रोल करके रखता है कंप्लीट। कौन सा हमारा बॉडी का पार्ट एक्टिवेट होगा, क्या करेगा कंप्लीट, वो सब पूरा। हाथ से हमने कोई काम किया, गिलास से पानी उठाया तो वो एक्टिवेट किया हैंड सिग्नल्स को। इसी तरह से कंट्रोल यूनिट का जो कंप्यूटर में रोल होता है, ब्रेन का ये वाला पोर्शन, ब्रेन मीन्स टू बी सीपीयू का कंट्रोल यूनिट, इसका काम है कोऑर्डिनेशन ऑफ द ऑल द कंप्यूटर ऑपरेशन, सीक्वेंसिंग ऑफ द ऑपरेशंस, किसके बाद क्या करेगा। इट एक्टिवेट्स द रिक्वायर्ड डिवाइसेज, रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स, कि क्या ज़रूरत है, किसके बाद क्या करना है, सबको एक्टिवेट यही करता है, कोऑर्डिनेशन करता है। ये कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करता है। इट जनरेट्स द कंट्रोल सिग्नल्स विद इन सीपीयू इटसेल्फ, एंड इट्स आल्सो जनरेट्स द कंट्रोल सिग्नल्स फ्रॉम फॉर आउटसाइड सीपीयू कंपोनेंट्स। आउटसाइड सीपीयू में ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए करता है, मेमोरी यूनिट के लिए करता है कंट्रोल सिग्नल जनरेट। मान लीजिए कोई मेमोरी रीड ऑपरेशन करना है किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर ऑपरेशन में, तो वो पर्टिकुलर चिप इनेबल होगी, वहाँ पे कंट्रोल सिग्नल जाएगा, वो चिप इनेबल होगी, चिप सेलेक्ट लाइंस को एक्टिवेट करेगा, तब वो चिप इनेबल होगी, तभी वहाँ से हम
रीड कर पाएंगे या फिर वहाँ पे राइट कर पाएंगे, रीड राइट किसी तरह के भी ऑपरेशन करना है। या फिर ये प्रिंटर के लिए सिग्नल देता है कि अगर हमने प्रिंट का ऑपरेशन दिया, आउटपुट डिवाइस आपका प्रिंटर है। या कीबोर्ड या माउस से हमने लिया इनपुट, माउस से टच से जो भी आया कंप्लीट वो, या फिर टाइपमेटिक डिले से जो भी कीबोर्ड से इनपुट आ रहा है तो वो भी एक्टिवेट होता है कंप्लीट। ये सब सभी तरह के कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है। कोऑर्डिनेशन है पूरा कंप्लीट, ये डिफरेंट डिवाइसेस को, डिफरेंट कंपोनेंट्स को कैसे कैसे कौन काम करेगा, उनकी सीक्वेंसिंग क्या होगी, ये पूरा मैनेज करने का काम कंप्लीटली कंट्रोल यूनिट करता है। तो ये 2 कैटेगरी से आप कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है। पूरा टाइमिंग सिंक्रोनाइजेशन आप कह सकते हैं, इसका काम ही है। तो 2 कैटेगरी का कंट्रोल सिग्नल्स हैं आपके, कंट्रोल सिग्नल्स विद इन CPU एंड कंट्रोल सिग्नल आउटसाइड CPU। तो विद इन CPU में जो इसके ALU के कंपोनेंट्स हैं, CPU के रजिस्टर्स हैं, इनके लिए कौन सा रजिस्टर यूज होना है, किसके लिए क्या कंट्रोल सिग्नल्स, ये सब जनरेट करेगा। और आउटसाइड CPU का इसका मेमोरी यूनिट के लिए, इनपुट यूनिट के लिए, आउटपुट यूनिट के लिए जो डिवाइसेज हैं सब कनेक्टेड हैं, सबके लिए कंट्रोल सिग्नल जनरेट होते हैं, टाइमिंग सिग्नल जनरेट होते हैं, क्लॉक से सिंक्रोनाइज्ड होते हैं ऑपरेशन, तभी पूरा ओवरऑल ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो ये ब्रेन का नर्वस सिस्टम बोल सकते हैं हम, नर्व सिस्टम है पूरा कंप्लीट, हर तरह का कोऑर्डिनेशन का काम इसका होता है। ये है CPU का रोल। अब आता है रजिस्टर्स। जो CPU के रजिस्टर होते हैं इसको CPU की वर्किंग मेमोरी भी बोलते हैं। ये टेम्परेरी लोकेशन या इस तरह के लोकेशंस हैं जो जितने भी कंप्यूटर ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, टेम्परेरी डेटा इसमें स्टोर होता है, बहुत कम इसमें स्पेस होता है, लेकिन बहुत हाई स्पीड मेमोरी होती है, ये इस लोकेशन होती है, और इसका यूज करेंगे। तो कुछ टिपिकल रजिस्टर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये रजिस्टर्स कैसे कैसे यूज होते हैं। तो अभी के लिए वन लाइन में कोई बोले तो CPU रजिस्टर्स जो होते हैं आपके, CPU रजिस्टर्स आर द वर्किंग मेमोरी ऑफ द CPU। ये इसके वर्किंग मेमोरीज हैं, आर द टेम्पोररी लोकेशन, टेम्पोररी स्टोरेज स्पेस यूज्ड फॉर द डिफरेंट कंप्यूटर ऑपरेशंस। कंप्यूटर ऑपरेशंस जितने परफॉर्म होते हैं उनके लिए जो टेम्परेरी लोकेशंस होते हैं, स्टोरेज होता है विद इन CPU, क्योंकि इससे बाहर कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं पड़ती CPU को। ये CPU रजिस्टर्स आर पार्ट ऑफ CPU ओनली, तो ये वहाँ पे यूज होता है डिफरेंट पर्पजेस के लिए। कैसे कैसे कौन कौन सा यूज होगा उसके बारे में, एक टिपिकल माइक्रो प्रोसेसर के जो टिपिकल रजिस्टर्स हैं उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। हालांकि जो लेटेस्ट अभी आ गए हैं उसमें नंबर ऑफ रजिस्टर्स होते हैं और भी बहुत चीज़ें होती हैं इसमें। रिस्क सिस कंप्यूटर है तो उसमें रजिस्टर्स और कम ज़्यादा होंगे, वो भी डिस्कशन में भी बता रहे हैं। लेकिन अभी जो टिपिकल रजिस्टर्स आपके जो यूज होते हैं इसमें, वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट रजिस्टर होता है आपका एक्यूमुलेटर, AC या फिर ACC भी बोलते हैं इसको, एक्यूमुलेटर रजिस्टर। तो जितना भी रिजल्ट हमारा होता है, लेटेस्ट जो भी ऑपरेशंस कंप्यूटर ऑपरेशन परफॉर्म होता है CPU में, कंप्यूटर में, उसका लेटेस्ट रिजल्ट एक्यूमुलेटर में ही होता है। ठीक है, ये एकदम से मेन स्पेस है जिस पे पूरा काम होना है। जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा एक्यूमुलेटर में रिजल्ट होगा। इसी रिजल्ट के बेसिस में कुछ एक फ्लैग रजिस्टर भी एक होता है, इसी का पार्ट है। फ्लैग रजिस्टर में उसे PSW बोलते हैं, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, कि किस तरह का रिजल्ट आया उस हिसाब से कुछ फ्लैग्स भी सेट होते हैं। रिजल्ट अगर 0 होगा तो एक 0 फ्लैग होता है, वो 0 फ्लैग सेट हो जाता है। या फिर साइन बिट भी साइन फ्लैग होता है कंप्लीट, वो सेट होता है। कैरी फ्लैग होता है, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग होता है, डायरेक्शन फ्लैग, ट्रैक फ्लैग, वो डिपेंड करेगा किसी माइक्रो प्रोसेसर पर, कौन सा माइक्रो प्रोसेसर या CPU हमारा यूज हो रहा है। तो ये इसी के रिजल्ट पे है। तो जो एकदम से असली वर्किंग बेंच है इसमें, वर्किंग मेमोरी तो सभी है CPU रजिस्टर्स की, वो है आपका एक्यूमुलेटर। इसी में ऑपरेशंस परफॉर्म होकर रिजल्ट स्टोर होता है, जो करंटली जो अभी प्रोग्राम अभी रन हुआ है तुरंत जो रिजल्ट होंगे कंप्लीट किस में होंगे, आपके एक्यूमुलेटर में। तो सबसे इंपॉर्टेंट रजिस्टर आपका एक्यूमुलेटर होता है। नेक्स्ट है आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर IR। तो जो ये कंप्यूटिंग प्रोसेस है, कंप्यूटर ऑपरेशन है कंप्लीट, ये स्टोर्ड प्रोग्राम या स्टोर्ड इंस्ट्रक्शंस को रन कराता है। स्टोर्ड प्रोग्राम आपका मेमोरी में होता है। ठीक है, तो मेमोरी में जो मेन मेमोरी दैट इज रैम में होता है, वहाँ से CPU में आता है, तब फिर प्रोग्राम रन होता है। ये प्रोग्रामिंग का जो प्रोसेस है ये, हालांकि इसको इंस्ट्रक्शन साइकिल के साथ मैं आगे फर्दर डिस्कस करूँगा डिटेल में। अभी के लिए बस ये जानिए कि कोई भी प्रोग्राम रन होने के लिए उसका मेमोरी में होना ज़रूरी है। मेमोरी का मतलब रैम, जो मेन मेमोरी है। जब मेन मेमोरी में कोई प्रोग्राम होता है, जो स्टोर्ड प्रोग्राम होता है, इंस्ट्रक्शंस या डेटा होते हैं, तो उन इंस्ट्रक्शंस को लाते हैं जब CPU में कंप्लीट। तो जो लाने के बाद जिस रजिस्टर में रखा जाता है सबसे पहले, तुरंत ही अभी ला के रखा है आपने, वो होता है IR, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। यहाँ पे आने के बाद तब ये पोथी पत्रा समझिए इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को, यहाँ से पता चलता है कि कौन क्या
ऑपरेशन परफॉर्म करना है। दैट इज इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जो इंस्ट्रक्शन आया हुआ होता है उसी को डिकोड करते हैं, मतलब उसका मीनिंग पता करते हैं। जो इंस्ट्रक्शन आया है कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, कौन कौन से ऑपरेंड अप्लाई होंगे, ऑपरेंड कहाँ पे रखे गए हैं, ये सब तो बात की बात है। तो पहले इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जो वैल्यू आई होगी, जो इंस्ट्रक्शंस आए होंगे मेमोरी से रीड होके, वो IR में रखे जाएंगे और IR में जो वैल्यूज होंगी वो डिकोड की जाएंगी। इट मीन्स इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होल्ड करता है, द करंट इंस्ट्रक्शन फेज्ड, मतलब ठीक है तुरंत ही लेटेस्ट जो इंस्ट्रक्शन अभी फेच होके आया है। फेच मीन्स टू ब्रिंग आउट फ्रॉम द मेमोरी, अभी तुरंत इंस्ट्रक्शन जो आया है जो आप ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो IR में रखा है। और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में डिकोड हुआ, तब ये डिसाइड होता है कि कौन कौन सा ऑपरेंड इस पे अप्लाई कर। मान लीजिए एक एडिशन का इंस्ट्रक्शन था आपका, और फिर ये पता चलता है कि इसके जो ऑपरेंड है, मतलब जिसके ऊपर एडिशन अप्लाई करना है, वो अलग अलग लोकेशन पे है। एक रजिस्टर में किसी रखा है, कोई एक मेमोरी में रखा है, तब ये डिसाइड होगा। तो भाई रजिस्टर से रीड करने अगला स्टेप क्या होगा, सीक्वेंसिंग होगी, तब बाद में डिसाइड होती है। या फिर मेमोरी से अगला रीड करना है ऑपरेंड का, वहाँ से ऑपरेंड फेचिंग करनी है, उसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी इंस्ट्रक्शन फेच होने के बाद जो आएगा करंटली कहाँ रखा जाएगा, IR में। तब यहाँ से डिकोड होके अगर रनिंग होता है तो ये IR का रोल हो गया आपका, ये जनरली सभी में होगा। फिर अगला है आपका प्रोग्राम काउंटर, PC, नाम से ही पता चल रहा है। प्रोग्राम काउंटर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड, मतलब प्रोग्राम काउंटर पता रखता है किसका, उन इंस्ट्रक्शंस का अगला वाला इंस्ट्रक्शन कौन सा आना है, रीड करना है, उसी का एड्रेस रखे रहेगा। जो ही प्रोग्राम काउंटर से एक वैल्यू हम रीड करने के लिए चले जाते हैं, रीड करते हैं वहाँ से, तब तक प्रोग्राम काउंटर इंक्रीमेंट हो जाता है, अगला वाला एड्रेस रख लेता है। अब अगला कौन से हमें करना है उसका पता रख लेता है। तो प्रोग्राम काउंटर हमेशा एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शंस रखे रहता है कि जो कि मेमोरी से रीड करके CPU में लाना है और उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होना है। तो सभी का सीक्वेंस इसी के पास आता रहता है कि भाई इसके बाद ये इंस्ट्रक्शन है, इसके बाद ये इंस्ट्रक्शंस आने हैं। प्रोग्राम काउंटर उसका पता दैट इज एड्रेस होल्ड किया रहता है, इसीलिए प्रोग्राम का काउंटर है वो, मतलब इसके बाद कौन हुआ फिर कौन हुआ, ये होता है कंप्लीट। तो प्रोग्राम काउंटर ये करेगा, और जो इंस्ट्रक्शन रीड होके आता है वो IR में आ जाता है। प्रोग्राम काउंटर तो सिर्फ पता ही रखे रहता है उसका, और वैल्यूज जो रीड होके आते हैं इंस्ट्रक्शंस IR में आती है। अब है अगला मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर CPU का वो रजिस्टर है जो कि मेमोरी से कनेक्टेड जो बस है, हमारी एड्रेस बस है, उससे कनेक्टेड होता है। इसी पे मेमोरी एड्रेस रजिस्टर पे ये पता चलता है कि कौन सा मेमोरी का लोकेशन हमें रीड करना है या फिर किस मेमोरी लोकेशन पे राइट करना है। रीड राइट दो ही तरह का ऑपरेशन ज़्यादा करके होंगे मेमोरी में, मेमोरी रीड राइट। मेमोरी के लिए अलग से स्पेशल प्रोविजन इसलिए है कि द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग, द मोस्ट टाइम टेकिंग ऑपरेशन इन द कंप्यूटर सिस्टम इज मेमोरी ऑपरेशन, मेमोरी एक्सेसिंग। मेमोरी को एक्सेस करने में सबसे अधिक टाइम कंज्यूम होता है। ठीक है, तो उसके लिए स्पेशल रजिस्टर आपका मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है, जो किस मेमोरी को रीड करना है राइट करना है वो इस पर एड्रेस प्लेस कर दिया जाता है, जो CPU कर देता है कि हाँ ये वाला जाएगा कंप्लीट। इस वाले चिप को इनेबल करिए तो वो मेमोरी का जो लोकेशन रैम का इनेबल होगा उसमें जो पर्टिकुलर लोकेशन, वही वाला वर्ड आप रीड करेंगे। जनरली ये जो रजिस्टर्स हैं ये वर्ड साइज भी बताते हैं कि कितना वर्ड साइज है उस पर्टिकुलर माइक्रो प्रोसेसर का। ठीक है, तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर इज कनेक्टेड टू द एड्रेस बस गोइंग टू मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट की जो एड्रेस बस जा रही होगी, जिस कनेक्टेड होगी जिस बस से, उसके एड्रेस वाले पोर्शन से MAR। ये सब लॉजिकल है कम्प्लीटली। और अब उस तरह से जब फिजिकली कनेक्ट करते हैं तो कई बार इनकी मल्टीप्लेक्सिंग भी होती है एड्रेस और डेटा बस का, वो तो अलग मैटर है। अभी के लिए हमारे लिए क्या है इसमें सेटअप कि लॉजिकली मेमोरी एड्रेस रजिस्टर उससे कनेक्ट है। नेक्स्ट है मेमोरी बफर रजिस्टर। मेमोरी बफर रजिस्टर जो होता है ये मेमोरी यूनिट के जो डेटा बस है उससे कनेक्टेड होता है। इट मीन्स अगर हमने मान लीजिए कि MAR पे हमने जो एड्रेस प्लेस किया मेमोरी में, तो उस लोकेशन से हमें रीड करनी है वैल्यू, जो रीड करेंगे तो रीड करेंगे वैल्यू कहाँ पे आएगा, वो MBR में आएगा। क्योंकि जो डेटा बस है मेमोरी रजिस्टर उसका कंप्लीट मेमोरी यूनिट का, मेमोरी यूनिट से जो CPU से कनेक्टेड डेटा बस है उससे जो वैल्यू रीड होगी वो MBR पे प्लेस हो जाएगी। MBR इज द पार्ट ऑफ CPU ओनली, CPU का रजिस्टर है MBR, वहाँ से रीड होकर वैल्यू MBR में आ गई, इसमें रीड कर लिए। फिर इसको बाद में फर्दर डेटा रजिस्टर में और जगह करेंगे, या फिर ऐसा हो सकता है मेमोरी बफर रजिस्टर से इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में डालना हो। अगर इस तरह की वैल्यू इंस्ट्रक्शन रीड हमने किया है तो MBR से वापस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में करेंगे, तब डिकोड होगा और सब होगा। लेकिन पहले रीड होकर कहाँ आया होगा, MBR में, फिर वहाँ प्लेस हुआ। या फिर ये हो सकता है मेमोरी राइट ऑपरेशन हो, तो मेमोरी राइट ऑपरेशन जब हमें परफॉर्म करना होगा
तो MAR में मतलब जो पता रखा गया होगा मेमोरी का, उस पते को एक्टिवेट करेंगे, दैट इज वो पर्टिकुलर कंपोनेंट, वो लोकेशन एक्टिवेट होगी और उस पर जो चीज़ राइट करनी है वो MBR में पहले से प्लेस करके रखे रहेंगे, तो ये वैल्यूज वहाँ पे उस लोकेशन पे राइट हो जाएंगे। इट मीन्स ये पता रखे रहता है MAR कि किस मेमोरी लोकेशन को रीड करना है या फिर वहाँ पर राइट करना है, और MBR में क्या करता है, इसमें जो वैल्यू रीड होके आती है वो होती है, या फिर अगर राइट करना है तो ये वाली वैल्यूज MBR की उस लोकेशन पे मेमोरी पे राइट हो जाती है। ये MAR और MBR का रोल होता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर और मेमोरी बफर रजिस्टर का रोल। डेटा रजिस्टर है कि जो भी डेटा रीड होके आता है वो, या फिर और किसी तरह का डेटा स्टोर करने के लिए टेम्परेरी यूज होता है, ये डेटा रजिस्टर होता है। और अभी मैं बोल रहा था एक्यूमुलेटर के साथ एक फ्लैग रजिस्टर की बात कर रहा था, जो PSW, ये भी होता है। फ्लैग रजिस्टर में CPU का ही पार्ट होता है, CPU रजिस्टर का ही पार्ट होता है एक्यूमुलेटर के अलावा। फ्लैग रजिस्टर जो होता है कंप्लीट, ये PSW को बताता है। फ्लैग रजिस्टर ये होता है आपका PSW, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, इसको रिप्रेजेंट करता है। इट मीन्स अभी जो करंट ऑपरेशन परफॉर्म हुआ उसके बाद क्या स्टेटस प्रोग्राम का, रिजल्ट कैसा आया। मान लीजिए रिजल्ट आपका 0 आया, मीन्स एक्यूमुलेटर में सब वैल्यू 0 है, तो एक्यूमुलेटर से ही क्या होगा, फ्लैग रजिस्टर में एक बिट होती है 0 फ्लैग, वो आपका सेट हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह से कैरी फ्लैग, कुछ वैल्यू कैरी में आई, या फिर साइन फ्लैग, डायरेक्शन फ्लैग, ट्रैप फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग, इस तरह के डिफरेंट फ्लैग्स हैं। वो फिर आगे डिफरेंट जो माइक्रो प्रोसेसर्स, एडवांस माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, उसमें और भी ज़्यादा इसमें वैल्यूज बढ़ जाती हैं। लेकिन ये PSW या फ्लैग रजिस्टर भी होता है बेसिक सेटअप में, कंप्लीट CPU में। तो ये सब रोल हैं रजिस्टर्स के आपके, ये, और इसीलिए इसको बोलते हैं CPU की वर्किंग मेमोरी। तो अब फिर से जानिए आप कि वर्किंग मेमोरी जो होती है, जनरली रजिस्टर का जो साइज होता है वो वर्ड साइज के बराबर होता है। वर्ड साइज क्या होता है कि कितने बिट के ऑपरेशंस आपके एक साथ डेटा रीड हो रहा है, वो वर्ड साइज होता है आपका, कि कैसे कैसे रीड करते हैं कंप्लीट डेटा की लेंथ होगी अलग, और फिर कितना एड्रेसिंग है मेमोरी की, वो सब। चलिए डेटा बस, एड्रेस बस कितना बिट का होता है, ये सब बात का डिस्कशन है, तो इसे हम फिर और डिटेल में उसे बताएंगे। अभी के लिए बस ये जानिए कि जनरली ये वर्ड साइज का होता है। बहुत हाई स्पीड लोकेशन होती है, स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, कैपेसिटी कम ही है, छोटा छोटा रजिस्टर है तो ज़्यादा, ओबियसली इसकी स्पीड ज़्यादा है। इट्स पार्ट ऑफ CPU ओनली, तो टाइम इसमें ज़्यादा कंज्यूम होता नहीं। अब मैं एक और भी इस डिस्कशन में आपको बताना चाहूँगा कि ये जो CPU है, CPU के बाद जब ये ऑन चिप हो गया तो माइक्रो प्रोसेसर आ गया, इंटेल 4004 फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर आया आपका 71 के बाद। उसके बाद से काफ़ी चेंजेज आते गए, अभी i7 वगैरह में कई जनरेशन चल रही है। इंटेल की सीरीज़ में, AMD में चल रहा है आपका राइजन वगैरह की सीरीज, और यही दोनों ज़्यादा पॉपुलर माइक्रो प्रोसेसर्स हैं। और भी माइक्रो प्रोसेसर्स हैं इंटेल और AMD के अलावा भी, बट ये दीज टू आर द मोस्ट पॉपुलर जो कि PCs में यूज़ करते हैं। सुपर कंप्यूटर में अलग माइक्रो प्रोसेसर है, क्रेवा, EMP, परम, ये सब चीज़ें चली रही हैं सुपर कंप्यूटिंग का। सभी माइक्रो प्रोसेसर में अल्टीमेट थीम यही है, कहीं पे पैरेलल प्रोसेसिंग है, कहीं नंबर ऑफ प्रोसेसर ज़्यादा हैं, ये सब हैं। तो अब जब रजिस्टर्स का डिस्कशन हो रहा है तो हम यहाँ पे ये बताना चाहेंगे आपको कि 2 कैटेगरी के कंप्यूटर्स और बनते हैं, सिस्क और रिस्क। सिस्क होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, और रिस्क होता है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो मैंने आपको डिस्कशन में बताया कि द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशन इन द कंप्यूटर सिस्टम इज मेमोरी ऑपरेशन। तो करते क्या है, कुछ स्पेशल पर्पज कंप्यूटर बनाए गए, माइक्रो प्रोसेसर बनाए गए कंप्यूटर, जिसमें नंबर ऑफ रजिस्टर्स ज़्यादा कर दिया गया CPU में, और मैक्सिमम ऑपरेशन रजिस्टर ऑपरेशन में कन्वर्ट कर दिया गया। मेमोरी को एक्सेस ही कम से कम किया गया, जिससे स्पीड ऑफ ऑपरेशन, कंप्यूटिंग ऑपरेशन बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाए, तो उसको रिस्क बोला गया। वो रजिस्टर बेस्ड हो गया ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो कई आर्किटेक्चर इस तरह से भी डिज़ाइन हुए जिसमें रिस्क बेस्ड हो गया, कुछ आपके सिस्क बेस्ड हो गए। हम जनरली जो यूज़ करते हैं कंप्यूटर ज़्यादा करके आपके सिस्क बेस्ड हैं, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। और रिस्क का मतलब RISC, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। रिस्क कंप्यूटर्स में नंबर ऑफ रजिस्टर CPU के ज़्यादा यूज किए जाते हैं टू स्पीड अप द कंप्यूटर ऑपरेशन प्रोसेस। मेमोरी ऑपरेशंस को, मेमोरी रेफरेंसेस को कम यूज किया जाता है जिससे टाइम बच जाए, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपको CPU का आइडिया रहा, CPU के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं और उनका कैसे कैसे बेसिक वर्किंग। अब ऐसे तो ओवरऑल जब भी कंप्यूटर सिस्टम का डिस्कशन होगा तो अभी कुछ चीज़ें अधूरी इसलिए रह जाती हैं कम्प्लीटली कि अभी मेमोरी से इसका कंसर्न है, मेमोरी में कैसे होगा ऑपरेशन, तो एक एक करके पूरा कवर करेंगे हम। तो अभी आज के लिए हमारा यही था कि CPU वाला पोर्शन। अब मेमोरी यूनिट में कैसे काम होता है, उसका बेसिक वर्किंग कैसे होगी, इनपुट आउटपुट में
इनपुट आउटपुट तो इनपुट लेना आउटपुट लेना वो तो हो जाता है, लेकिन मेमोरी यूनिट की कैसी वर्किंग है, तो अगला टॉपिक जो अभी हम आपको डिस्कस करेंगे वो है आपका कि मेमोरी यूनिट में कैसे कैसे काम होता है, किस तरह कैश मेमोरी क्या है, उसमें किस तरह से आती है, कई लेवल की कैसे यूज होती हैं, तो क्या क्या होती हैं, कई लेवल के क्या बेनिफिट्स होते हैं, कहाँ कहाँ पे कौन सा i7 जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है वो कितने लेवल का कैसे यूज करता है, कितने कई लेवल कैसे हैं, क्या उनके साइज अलग अलग होते हैं, क्या है ये टॉपिक, क्या कॉन्सेप्ट है कैश मेमोरी का, तो ये सब डिस्कस करेंगे। या फिर रैम और रोम का क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह से रोल आता है कंप्यूटिंग ऑपरेशन में, ये डिस्कशन में आएगा। तो अभी के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।